सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 10 ऑफ आखिरी मौका। वो आखिरी मौका जो तुम अपने आप को दे रहे हो, वो आखिरी मौका जो हम आपको दे रहे हैं। जिस आखिरी मौके के अंदर हम आपको एक 20 दिन की शानदार सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के हर चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर, सो दैट आप अपने एग्जाम्स को बहुत बहुत बेहतर बना सको। सो आज है हमारा डे 10 और आज हम करने वाले हैं कैश बुक का वन शॉट। पूरे चैप्टर को शुरू से लेके एंड तक आज इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। चाहे इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं, चाहे हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है या फिर पैटी कैश बुक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आज बहुत अच्छे तरीके से हम खत्म करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपने नोटबुक पेन उठा लेना है और तैयार हो जाना है और शुरू करना है मेरे साथ कैश बुक। जल्दी से जाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना पूरा नाम, क्या आपका पूरा नाम है, कौन से डे पे हो आप, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, क्योंकि आपको दिमाग में मैसेज भेजना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे ही इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आएगी आप वहां भाग जाओगे। तो उससे बचने के लिए ये मैसेज और अपने दिमाग को समझाना है कि एक ही बार में पूरे का पूरा चैप्टर मुझे डन करना है। शुरू करें जल्दी से कैश बुक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश बुक का मतलब क्या होता है। कैश बुक का मतलब समझने से पहले आपको समझना होगा कि सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, क्या कहानी बता रहा हूं। हमें पता है कि हमें अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना होता है रिकॉर्डिंग, फिर करना होता है क्लासिफाइंग, फिर करना होता है समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग। ये पूरी प्रोसेस हमें करनी होती है। इस प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है राजा रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज क्या करते हैं, जर्नल यूज करते हैं। जैसे कि हमने जर्नल का वन शॉट किया था, हमने सीखा कि जर्नल के अंदर हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उनकी ओरिजिनल एंट्रीज को पास करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुई अकाउंट्स में, बिजनेस में, तो उसको सबसे पहले जहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज बेसिकली जर्नल। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन है एक बिजनेस के अंदर, और अब सारी की सारी अगर एक ही बुक में रिकॉर्ड करनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना, कि मान लो 10 लोग लाइन में थोड़ी खड़े रहेंगे, 10 ट्रांजेक्शन हुई, 10 की 10 वेट थोड़ी करेंगे कि मेरा नंबर कब आएगा। तो इससे क्या होता है कि प्रोसेस मेरी थोड़ी इनएफिशिएंट हो जाती है। इस इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यार एक जनरल एक ही किताब ना होकर मैं काफी सारी अलग अलग बुक्स रख दूं और हर एक का अपना अपना पर्पस रख दूं। कि जैसे कि मान लो एक बुक तो बना दो जिसके अंदर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आए, दूसरी बना दो जिसके अंदर परचेजेस से रिलेटेड आए, तीसरी बना दो जिसमें सारी सेल्स आए, चौथी बना दो जिसमें सारे के सारे रिटर्न्स आए। तो इस तरीके से मैं क्या करूं, एक बुक की जगह काफी ज्यादा बुक्स बना दूं और सभी को एक एक पर्पस डिफाइन कर दूं कि इस पर्पस के लिए अगर आप आए हो तो आप यहां चले जाओ। जैसे हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हम कहते हैं कि सर हम कॉलेज में गए कि हमें एडमिशन करवाना है, तो वो कहते हैं उस कैबिन में चले जाओ। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो उसकी कंप्लेंट है तो उस कैबिन में चले जाओ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी कि पूरी जर्नल का डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, कि उसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक असाइन कर रहे हैं, कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर उस पर्टिकुलर टाइप की हुई तो हम कहेंगे भैया उस बुक के पास चले जाओ। तो हमने क्या करा, जर्नल का एक काउंटर ना बना के हमने 6-7 काउंटर बना दिए, अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना दी। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि उन बुक्स को, उन पर्टिकुलर खातों को आप क्या करोगे, एक स्पेशल पर्पस असाइन कर दोगे। कि जी जैसे कि परचेजेस का काम है तो इसके पास चले जाओ, सेल्स का काम है तो इसके पास चले जाओ, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो इसके पास चले जाओ। तो ये सारी क्या होती है, मेरी सब्सिडरी बुक्स होती है। इन्हीं सब्सिडरी बुक में जो हमारी मेन एक बुक होती है उसका नाम होता है कैश बुक, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कैश बुक क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड होगी तो उसको आप कहां रिकॉर्ड करने वाले हो, कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हो। क्या लिखा हमने, कैश बुक इज a book which records all cash receipts and cash payments including bank transactions। मतलब कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी वो सारी की सारी कहां जाएंगी, मेरी कैश बुक में जाएंगी। अगली लाइन को जरा ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, कहते हैं कि इट ऑफन सर्व्स एज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट्स। देखो हमने अपनी फिर से अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा कि सर सबसे पहले क्या होता है, आप जर्नल एंट्री पास करते हो, फिर आप सबके लेजर अकाउंट्स बनाते हो, खाते बनाते हो,
है ना। और हमने ये वन शॉट सीख भी लिए हैं, जनरल भी कर लिया हमने, लेजर भी कर लिया, कि हमने पहले ट्रांजेक्शन्स पास करी, फिर हमने हर चीज का खाता बनाया। तो कैश बुक की कहानी कैसी है? कैश बुक की कहानी ऐसी होती है कि इसके अंदर जो आपने एंट्रीज पास करनी थी जनरल में, आप उसको जनरल में पास ना करके कैश या बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी उनको कैश बुक में पास करोगे। और कैश और बैंक का सेपरेट खाता नहीं बनाओगे, ये जो कैश बुक बनेगी वही उसका एज अ अकाउंट भी काम करेगी। तो बेसिकली कैश बुक जो होती है वो काम करती है एज 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 रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। कैसे काम करती है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग की मतलब रिकॉर्ड भी यही करती है डाटा को, मतलब रिकॉर्ड करते हुए जो अब जनरल नहीं बनानी कि कोई भी कैश या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो वो डायरेक्टली कैश बुक में कूद के आ जाएगी। और फिर उसका जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो हर चीज के, तो उसके अंदर कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो कैश बुक है वो कैश और बैंक अकाउंट के जैसे भी काम करेगी। तो ये बेसिकली क्या है बेटा जी, 2 in 1 है कि ये रिकॉर्डिंग का काम भी करती है और क्लासिफिकेशन का काम भी करती है। जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपको सेपरेटली कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से कैश बुक को हम बोलते हैं कि आप प्राइमरी बुक भी हो और सेकेंडरी बुक भी हो, क्योंकि प्राइमरी बुक बोला जाता है जनरल को और सेकेंडरी बुक बोला जाता है लेजर को। लेकिन ये तो दोनों का काम कर रही है, तो ये क्या हुई मेरी, दिस इज अ सब्सिडरी, या मैं कहूं कि प्राइमरी बुक भी यही है। एंड प्रिंसिपल बुक मतलब कि दैट इज माई सेकेंडरी बुक, दैट इज माई सेकेंडरी बुक, दैट इज माई लेजर, कि भैया लेजर भी आप ही हो। मतलब कि आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हो और आप ही बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी हो। अगर आपसे कोई पूछे जनरल का नाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होता है, ठीक है, और लेजर का नाम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी होता है। तो कैश बुक सर्व्स एज बोथ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री फॉर कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सारी की सारी कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगी? जनरल में नहीं जाएंगी, बल्कि कहां जाएंगी? कैश बुक में जाएंगी। और जितने भी कैश या बैंक का अकाउंट बनना है वो सेपरेटली नहीं बनेगा, कैश बुक ही सर्व करेगी एज अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक। ये बात समझ आई मेरी? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो लिख लो। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होते हैं? देखो जनरली हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि दो टाइप्स होते हैं, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। जब मैं कहता हूं सिंगल कॉलम कैश बुक तो इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज सिंपल कैश बुक। अगर आपके पेपर में लिखा आता है प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक, तो इट मींस आपको कौन सा कैश बुक बनाना है? सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। फिर से अगर आपके पास पेपर में आता है सिंपल कैश बुक, तो कौन सा बनाओगे? सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे। अच्छा जी, सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है? सिंगल कॉलम का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही कॉलम है। कौन सा कॉलम है? दैट इज कैश कॉलम। तो इसके अंदर क्या होगा? एक ही कॉलम होगा और उसका नाम होगा कैश कॉलम। इस कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, बैंक रिलेटेड नहीं की जाएंगी। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी कैश बुक होती है जिसमें बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आती, तो यूल से सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक। अरे भैया डबल कॉलम कैश बुक क्या होगी? यार कॉमन सेंस की बात हो गई। इसके अंदर दो कॉलम होंगे। कौन कौन से दो कॉलम होंगे? एक तो होगा कैश और दूसरा होगा, बोलो बोलो जल्दी से, क्या होगा? बैंक होगा। चिल्ला चिल्ला के बोलो, घर पे सुन जाना चाहिए सबको। डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कौन कौन से? कैश और बैंक। ट्रिपल कॉलम नाम ही पहली बार सुना है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बेटा जी 3 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से? दो तो वही, एक कैश एक बैंक, और तीसरा आता है डिस्काउंट का कॉलम। तीसरा आता है डिस्काउंट का कॉलम, जो हम आपको नहीं सिखाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं कि आपको पता हो, है ना। कहीं पे फ्लेक्स करना हो कि मुझे अकाउंटेंसी आती है तो ये जाके बोल देना, अरे ट्रिपल कॉलम कैश बुक पता है क्या तुम्हें? किसी को नहीं पता होगा, तुम्हें पता होगी। ठीक ठीक, चलो जल्दी से देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती है कैश बुक के फीचर्स क्या है। कोई रेयर ही आपसे पूछेगा क्या क्या होता है इसके अंदर। सर सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आती है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है, मैंने आपको समझाया था। दिस एक्ट एज अ लेजर, मैंने कहा ना लेजर के तरीके से भी काम करेगी। किस किस के लिए? कैश और बैंक के लिए। कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि कैश बुक ही कैश और बैंक के अकाउंट के रूप में भी काम करने वाली है।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि टाइम के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाएगा। जो जल्दी हुई ट्रांजेक्शन वो पहले आएगी, जो लेट हुई ट्रांजेक्शन वो बाद में आएगी। ड्यूल साइडेड, दो साइडें होती है कैश बुक की, एक डेबिट एक क्रेडिट। अभी फॉर्मेट सिखा दूंगा, एक अकाउंट के जैसा इसका फॉर्मेट होता है। कैश कॉलम ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, बैंक कॉलम कैन शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। थोड़ा सा इंतजार करते हैं और आपको अभी समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहानी बन रही है, कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस ही होगा और बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। पहले फॉर्मेट समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बेटर समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। चलो जी, फॉर्मेट देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। जल्दी से दूसरा नाम बता दो मुझे। दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल कैश बुक। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सिंपल कैश बुक। ये है इसका प्यारा सा फॉर्मेट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये एक अकाउंट के तरीके से, जैसे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसा ही फॉर्मेट कैश बुक का भी देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहली डेट, आप तारीख लिखोगे ट्रांजेक्शन की। पर्टिकुलर्स, कि भैया क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हर चीज टू के साथ लिखोगे। यहाँ पे वाउचर नंबर, ये कॉलम बनाओ ना बनाओ आपकी इच्छा है। यहाँ पर अमाउंट। सिमिलरली ये डेबिट साइड हुई तो वो क्रेडिट साइड होगी। डेट, यही चार कॉलम डीपीए। डीपीए हम प्यार से बोलते हैं, बीच में ये वाउचर नंबर शाउचर नंबर लिखना हो तो लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैश किस तरीके से एक्ट करता है, कैश बुक या कैश का अकाउंट, क्योंकि कैश बुक इस कैश के अकाउंट के रूप में भी काम कर रही है। तो कैश बुक बिहेव कैसे करती है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, आपको वहां पे पता होना चाहिए। कैश का रूल, कैश का रूल क्या है? कैश क्या है? मेरी एक एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट, बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। कैश अगर बढ़ जाए किसी भी चीज से तो डेबिट, कैश कम हो जाए किसी भी चीज से तो क्रेडिट। ये बात पता है हमें। तो इसका मतलब ये जो डेबिट साइड है, दिस इज माई रिसिप्ट साइड, हाँ कि ना? अरे भैया, कैश जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कैश जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो मतलब डेबिट साइड क्या हुई? रिसिप्ट साइड। अच्छा, क्रेडिट, कैश कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कैश कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या हुई? तो क्रेडिट साइड क्या हुई? पेमेंट साइड। आई बात समझ? अच्छा सर, तो लिखेंगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे होगी? ये तो समझ आया कि यहाँ पे रिसिप्ट लिखनी है, वहां पे पेमेंट लिखनी है, लिखना कैसे है? कोई भी एग्जांपल सोच लो। मान लो मैं कहता हूँ कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज 10,000, मैंने अपने एम्प्लॉय को 10,000 की सैलरी दे दी। एंट्री बताओ क्या होगी? सर एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश बुक की कौन साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। फिर से, सैलरी दी एम्प्लॉय को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में आएगा। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा? दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है? दूसरा खाता कौन है? बाय सैलरी अकाउंट। क्लियर हुआ? कितना मैंने 10,000 सैलरी दी, मैंने लिख दिया जी 10,000। मैं कहता हूं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000, मैंने 50,000 के गुड्स बेच दिए कैश में। तो बताओ क्या ट्रांजेक्शन, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स बेचे हैं 50,000 के, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कहां पे आएगा? कैश बुक की डेबिट साइड। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश बुक की डेबिट साइड। नाम किसका आएगा? दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दूसरा खाता कौन सा है? सेल्स। तो क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट 50,000। सॉर्टेड है कहानी। आपको समझ आया कि सर जो डेबिट साइड है दैट इज रिसिप्ट साइड, जो क्रेडिट साइड है दैट इज पेमेंट साइड। क्या कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स? क्या ये पॉसिबिलिटी है? जब आप कैश की बात कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कैश तुमने खर्च ज्यादा दिया, रिसीव कम किया। क्या तुम खुद से नोट छापते हो? ये तो तभी पॉसिबल है ना कि भाई मेरे पास आए तो 40,000, मैंने खर्च दिए 60,000 कैश। पॉसिबल कैसे? क्या मैं घर पे मशीन लगा रखी नोटों की? नहीं लगा रखी। तो इसका मतलब है ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट विल बी मोर देन और इक्वल टू कैश पेमेंट्स, हाँ के ना? कि जो कैश रिसिप्ट होगी वो या तो पेमेंट्स के बराबर हो सकती है। ये हो सकता है कि मैंने 50,000 रिसीव करे, 50 के 50 कैश खर्च दिया,
बट ये नहीं हो सकता 50,000 रिसीव करे कैश में और 60,000 कैश खर्च लिया, पॉसिबल नहीं है। तो कैश रिसिप्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैश पेमेंट्स। समझ आई मेरी बात? तो इसी वजह से जो देखो डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि रिसिप्ट क्या है डेबिट साइड में है, इसीलिए हमने कहा कि दिस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। मतलब कि डेबिट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि डेबिट इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट इज पेमेंट साइड। तो हम क्या कहते हैं कि ऑलवेज डेबिट ज्यादा होगा या बराबर होगा, इसीलिए मैंने वो चौथा पॉइंट लिखा था क्या, कैश कॉलम ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। क्लियर हुई कहानी? जल्दी बताइए। तो हमें कुछ कुछ समझ आया कि भैया कैश बुक के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट किया जाता है, कैश बुक की डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब एक क्वेश्चन करने का सही समय आ चुका है। देखो, कहते हैं प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमरन। हमें क्या करनी है, एक सिंपल कैश बुक बनानी है। व्हाट डज इट मीन? सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। अगर आपको लगता है कि अभी आपको अच्छे से चीजें नहीं आती है तो आप हर एक की जनरल एंट्री पहले मन में सोच लो, फिर उसको आप कैश बुक में लिख दो। ठीक, पहली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। कहते हैं 2025 मार्च 1 को सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 65,000। सिमरन ने 65,000 कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। 65,000 कैश के साथ। तो एंट्री क्या बनी? तो एंट्री बनी बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल। तो ट्रांजेक्शन क्या बनी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ आती है हमें? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम कौन सी बुक बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। तो हमें फर्क किससे पड़ता है? कैश से। तो सर कैश से फर्क पड़ता है। अब कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर कैश तो डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक की डेबिट साइड में जाएगा, कैश बुक की डेबिट साइड में जाएगा। नाम क्या आएगा? कैपिटल का आएगा, दूसरे खाते का नाम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2025 मार्च 1, 2025 मार्च 1 कैश की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा? नाम किसका आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कैश की डेबिट में नाम किसका आएगा? कैपिटल का। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे भाई कितना कितना डाला पैसा? 65,000। बताइए कोई प्रॉब्लम? चलो अगली ट्रांजेक्शन देखें। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बोट गुड्स फॉर कैश 6850। आपने गुड्स खरीदे कैश देकर। तो एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा? दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है? परचेसेस। फिर से गुड्स बॉट फॉर 6850। एंट्री क्या बनती है बेटा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश बुक में कहा जाएगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। नाम किसका आएगा? दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है? परचेजेस। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा परचेजेस का। तो हम लिखेंगे 2025 मार्च 3, नाम लिखेंगे बाय परचेजेस। कितना लिखोगे आप? 6850। क्लियर हुआ? चलो शाबाश, आगे चलो। अब फुल स्पीड में करना। पेड कैश टू मोहन। मोहन भाई साहब को अपने कैश दिया। एंट्री क्या हुई? मोहन टू कैश। या इस तरीके समझो, कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर आपने किसी को कैश दिया तो कैश क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? दूसरे बंदे का। दूसरा बंदा कौन है? मोहन। तो मार्च 4 को आप क्या लिखोगे? मार्च 4 को आप क्या लिखोगे? बाय मोहन 950 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। फिर से एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट है, बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ कि ना? कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये मत सोचना अपने तो खाते में जा रहे हैं सर। अरे ऑफिस के गल्ले से तो कैश कम हो रहा है ना, लिखना तो पड़ेगा। कैश कम हो रहा है तो मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा राजे? बैंक का नाम आएगा। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक की क्रेडिट साइड में
तारीख कौन सी है, तारीख कौन सी है, मार्च 6। तो मार्च 6 को आई एम गोइंग टू राइट बाय बैंक अकाउंट। कितना निकलवाया, कितना कितना डिपॉजिट करवाया, 40,000। समझ में बात। एक और चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि जो तुम्हारा मास्टर लिख रहा है ना यहाँ पे सब कुछ ऐसे हवा में नहीं लिख रहे। ये देखो उसके नीचे नीचे आ रहा है, ये देखो ये 0 0 0 वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, इसी तरीके से लिखा करो ताकि आपके लिए एंड में टोटल करना इजी रहे। अगली ट्रांजेक्शन देखें, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश 4650। ऑफिस फर्नीचर के लिए पैसे दिए तो एंट्री होगी ऑफिस फर्नीचर टू कैश। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, ऑफिस फर्नीचर का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा बाय ऑफिस फर्नीचर 4650। ठीक। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेच दिए कैश में 30,000 की। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का। 9 मार्च को कैश बुक की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का। कितने की करी, 30,000 की करी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पेड वेजेस इन कैश। वेजेस दे दिए कैश में, एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का, कैश की क्रेडिट में, कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का 1200। डेट्स आप लिख देना, ठीक है, बाय वेजेस 1200। द नेक्स्ट इज पेड फॉर स्टेशनरी 400। स्टेशनरी के लिए 400 दी। तो कैश बुक की फिर से कैश क्या है, पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड में नाम आएगा स्टेशनरी का। हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी 400 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश बुक की डेबिट साइड में नाम बोलो, जल्दी से बोलो नाम किसका, सेल्स का। तो मार्च 15 को टू सेल्स अकाउंट 25,000। करेक्ट है, शाबाश। चलो अगला कहता है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कैश पेमेंट है, क्रेडिट साइड में नाम आएगा दूसरे खाते का, दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो 17 मार्च को हम लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने हैं भैया, कितने हैं भैया, 450 रुपए, 450 रुपए। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि रिसीव फ्रॉम कैश फ्रॉम टिकटॉक। त्रिलोक, सॉरी टिकटॉक नहीं है, त्रिलोक। रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक, अलाउड कैश डिस्काउंट 150। देखो अपने को फर्क पड़ता है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, दैट्स इट। हमें नहीं फर्क पड़ता डिस्काउंट कितना है। सपोज किसी आपने 10,000 लेने थे, उसने 8,000 दे दिया, आप कैश बुक में 8,000 लिखोगे, कैश तो 8,000 ही आया है। सिंपली कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक 4850। आपने कितना कैश रिसीव करा, आपके पास कितना कैश आया, आप वही लिखोगे, आप बाकी चीजों की टेंशन नहीं लोगे। ये कैश डिस्काउंट जो भी है हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक। अगर आप फिर भी थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहो तो आप इसकी ट्रांजेक्शन पास करो, एंट्री पास करो। एंट्री क्या बनेगी एक बात बताओ, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक। हाँ के ना, 4850 150 5000, यही होगा। तो बेसिकली फिर से देखो कैश में कितना आ रहा है, अपना तो कैश बुक बना रहे हैं, कैश में कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 4850 से ही। तो कैश बुक की डेबिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, 4850 ही आएगा। त्रिलोक का नाम आ जाएगा, हम लिखेंगे टू त्रिलोक 4850। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं परचेज्ड गुड्स 2500। आपने गुड्स खरीद लिए 2500 के, तो कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा। एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस टू कैश। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, परचेजेस का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा किसका, परचेजेस का।
2500। देन उसके बाद आपको बोलता है देखो, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, ये सब कहाँ आ जाएंगे? कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख दोगे, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बाय एडवर्टाइजिंग। लिखे जल्दी से। बाय सैलरी 15,000, बाय सैलरी 15,000, बाय सैलरी 15,000। आप अपनी पोजीशन पे चलो बेटा, ठीक, आप भी थोड़ी सी पोजीशन पे चलो बेटा। बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो अगला क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड, अरे अरे अरे, इलेक्ट्रिसिटी और क्या था? एडवर्टाइजिंग। इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आपको अलग अलग ही लिखना है, ठीक है। सैलरी है मेरे पास कितने की? 15,900, और ये दोनों मिला के 750, 15,900 और 750। चलो जी, समझ में आ रहा है, सारा हो रहा है साथ साथ। लास्ट में कहते हैं पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश रिड्यूस हो रहा है। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा? बैंक का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा बैंक का, और अमाउंट आएगा 25,000। कैश बुक की एंड में नाम आएगा बैंक का, और अमाउंट आएगा 25,000। क्लियर हुआ? सो दिस इज माई सिंगल कॉलम कैश बुक, दिस इज माई सिंपल कैश बुक। क्या इतना ही है? नहीं, अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज देखो कैसे करते हैं हम, क्लोज देखो कैसे करते हैं हम। आप क्या करोगे? टोटल करोगे। जब भी आप ध्यान रखना कैश कॉलम का टोटल कर रहे हो, हमेशा डेबिट विल बी ग्रेटर देन क्रेडिट, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि हमेशा रिसिप्ट ऑफ कैश विल बी मोर देन द कैश स्पेंड, जो आपने कैश पे करा। ठीक है, तो टोटल करें। टोटल आता है मेरे पास, टोटल आता है मेरे पास 65,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 4,850, 1,24,850, 1,24,850। ठीक है, इधर सारी चीजों को हम देखते हैं। ये ज्यादा होगा, ये पक्की बात है। अगर नहीं है ज्यादा तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक, इनका टोटल करते हैं तो क्या आएगा? 6,850 प्लस 950 प्लस 40,000 प्लस 4,650 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 2,500 प्लस 15,000 प्लस 900 प्लस 750 प्लस 25,000। तो ये आ रहा है टोटल 9,8,650। ये आ रहा है टोटल 9,8,650। तो हम इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, और ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कितना आया? 1,24,850 में से हमें माइनस करना है, तो 26,200 रुपए, 26,200 रुपए क्या आ जाएगा बेटा जी? मेरा कैश का बैलेंस आ गया, कि जो मैंने बिजनेस शुरू करा और ये पूरे महीने के खर्चे कर दिए, एट द एंड मेरे पास कितना पड़ा है? 26,200 कैश का बैलेंस पड़ा है। तो दिस इज माय सिंगल कॉलम कैश बुक। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आप से करके देख सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन, और ये है हमारा सॉल्यूशन। अब करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव, एंड दैट इज माय डबल कॉलम कैश बुक। देखो, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? इसके अंदर एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। तो कैश रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स भी यहीं पे आएंगी, और बैंक रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स भी यहीं पे आएंगी। क्वेश्चन सीखते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, तो इसलिए ट्रांजेक्शन्स को बहुत ध्यान से करेंगे। ये हमारा क्या है? फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हल्का सा चेंज आया, क्या है कि पहले यहां पर बेटा जी सिर्फ एक कॉलम हुआ करता था जिसका नाम था कैश अकाउंट, सॉरी अमाउंट था सिर्फ, कि वो कैश, क्योंकि वहां पे कैश ही आ रहा था। लेकिन ये डबल कॉलम है, तो यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन्स भी आएंगी, बैंक की भी आएंगी, लेकिन आप उनको मिक्सअप नहीं कर सकते हो।
है ना, मिक्सअप करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं कहूँ मेरे पास 1 लाख पड़ा है और गले में पड़े सिर्फ 10,000 90,000 बैंक में है, मुझे बैंक का अलग हिसाब रखना पड़ेगा, मुझे कैश का अलग हिसाब रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कैश का कॉलम सेपरेट बनाता हूँ और बैंक का कॉलम सेपरेट बनाता हूँ। डेबिट साइड में भी दोनों दोनों कॉलम सेपरेट दिखते हैं और इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी ये दोनों कॉलम क्या दिखते हैं बेटा जी, सेपरेट दिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, डेबिट साइड में कैश और बैंक बनाया और क्रेडिट साइड में भी कैश एंड बैंक बना दिया। अब हम जल्दी से देखते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को और उनको लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन है हमारे पास 2024 1 जून की, विच सेज कि भैया कैश बैलेंस है 5,000 का और बैंक बैलेंस है 17,500 का। बैलेंसेस जो भी होंगे कैश या बैंक के, वो क्या होंगे बेटा जी, डेबिट बैलेंस होंगे, क्योंकि पॉजिटिव एसेट्स हैं। एसेट का पॉजिटिव बैलेंस मतलब वो डेबिट बैलेंस है। तो जून 1 2024 को मैं लिखता हूं, तो 2024 जून 1 को मैं लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बुक, जो कैश का बैलेंस है वो कैश कॉलम में और जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक कॉलम में। कैश का बैलेंस है 5,000 और बैंक का बैलेंस है 17,500। कैश का बैलेंस है 5,000 और बैंक का बैलेंस है 17,500। ठीक, शाबाश, समझ आया। बैलेंस बीटी का मतलब जो ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है। फिर 5 जून को कहते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट 5,000। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे लेवल की ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट, आपने कोई पर्सनल एसेट बेची, उससे आपको कैश रिसीव हुआ। डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट, आपने वो क्या करा, फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। फर्म के साथ क्या हुआ, देखो आपको किसकी ट्रांजैक्शंस पास कर रहे हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस पास कर रहे हो, तो आप देखोगे फर्म के साथ क्या हुआ। फर्म के पास तो सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे आए, है ना। ओनर ने क्या करा, कुछ बेचा, फर्म को मतलब नहीं। ओनर ने कुछ कैश रिसीव करा, फर्म को मतलब नहीं। ओनर ने फर्म के खाते में डिपॉजिट करवा दिए, फर्म को मतलब है। नहीं बात समझ आई। फर्म अपने नजरिए से, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करती है। तो व्हेन द ओनर डिपॉजिट्स इन फर्म्स बैंक अकाउंट, तब फर्म को फर्क पड़ता है। तो फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए आए। कहां पर आए, बैंक में आए। तो फर्म क्या एंट्री करेगी, फर्म इसकी एंट्री करेगी, फर्म इसकी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर का पर्सनल पैसा है। समझ में आई। फर्म क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि फर्म के बैंक में पैसे आ रहे हैं और ओनर लगा रहा है, इसीलिए वो कैपिटल है। लेकिन मेरी कैश बुक में कैसा दिखेगा, कैश बुक में तो बैंक का कॉलम भी है। बैंक बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ता है, कम होता है तो क्रेडिट से बढ़ता है। कहानी सेम है, क्योंकि कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा कैपिटल का, तो बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा कैपिटल का। तो जून 5 क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितने की चीज है भैया, भैया चीज है 5,000 की। किस कॉलम में आएगी भैया, बैंक के कॉलम में आएगी। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा आया है। ठीक, नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। कहते हैं हमें एक चेक मिला एडवांस फॉर सेल, तो एंट्री क्या बनती है, आपको चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आप उसको क्या मान लेते हो, बैंक ही मान लेते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल, तो आप क्या करोगे, बैंक की डेबिट साइड में, बैंक की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, नाम किसका आएगा, टू एडवांस फॉर सेल, क्योंकि सेल के लिए एडवांस आया है। तो आइए जल्दी से लिखे, बैंक की डेबिट में, बैंक की डेबिट में टू एडवांस फॉर सेल कितना आया, 50,000 रुपया आ गया, 50,000 रुपए आ गए। पार्टी तो बनती है। अगला देखो, अगला कहते हैं कि पेड टू एस बॉस बाय चेक। अब आपने क्या करा, किसी बंदे, एस बॉस होगा, कोई बंदा होगा, उसको हमने चेक से 12,500 रुपए पे कर दिए। अगर हमने किसी बंदे को पे करे तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है मेरी जान, एंट्री होती है सर, जिसको पैसे पे किए उसको डेबिट करो टू बैंक अकाउंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर पैसा तो कम हो रहा है,
तो क्रेडिट होगा, बैंक चेक दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, और सामने वाला बंदा मेरा क्रेडिटर था, उधार उसको पैसे मैंने देने थे, लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो हम क्या करेंगे, बैंक की क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखेंगे, दूसरे खाते का, जो कि है एस बोस, समझे। बैंक की क्रेडिट साइड में नाम लिखेंगे दूसरे खाते का। सो जून 7 बैंक की क्रेडिट में लिखेंगे दूसरे बंदे का नाम बाय एस बोस 6000। 6000 ही था क्या, 6000 ना ना 12,500, मैंने ये वाला अमाउंट पढ़ लिया, 12,500, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, सामने वाले बंदे का नाम टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश या बैंक का कोई जिक्र नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है चीज कोई 15,000 की थी, उसने अब आपको 12,000 में दे दी, उसने कोई कैश थोड़ी दिया मुझे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की नो एंट्री, ठीक है। पेड वेजेस इन कैश, आपने वेजेस दिए कैश में, पेड वेजेस इन कैश, कैश में वेजेस दिए तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का, तो जून 9 को कैश की क्रेडिट में नाम किसका आएगा बेटा जी, वेजेस का, 3,000 कैश की क्रेडिट मतलब ये रही, ठीक। एक अच्छा तरीका रहता है कि आप डैश लगा दो दूसरे कॉलम में जहां पे आप उसका अमाउंट नहीं लिखना, उससे आपको ना थोड़ा बाद में कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा इजी रह जाता है, ठीक है। चलो वेजेस हो गए। अगला कहते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इनटू द बैंक 6,000, हमने ए मुखर्जी से, आशुतोष मुखर्जी से एक चेक रिसीव करा 6,000 का, और हमने क्या करा, उसको बैंक में भेज दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक में भेज दिया तो बैंक इंक्रीज कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशुतोष मुखर्जी 6,000 6,000। आई होप आपको ये चीजें आती हैं क्योंकि आपने जनरल मुझसे पढ़ ली है। जनरल अगर अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इसको कुछ नहीं समझ आएगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी, तो बैंक की डेबिट साइड में जून 20 टू ए मुखर्जी, मुखर्जीज अकाउंट 6,000, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है मेरे पास ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने 5,000 रुपए ड्रॉ करवा लिए। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत बहुत स्पेशल एंट्री है, ये लो जी इंपॉर्टेंट लिख दिया। ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, कैश बढ़ जाएगा हाँ के ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जोर से बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे भैया अब ये किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि हम तो कैश का कॉलम भी बना रखा है और हमने तो बैंक का कॉलम भी बना रखा है, हाउ विल वी डू। ध्यान से सुनो, किसी एक को अच्छे से पकड़ो, उसका ट्रीटमेंट करो। जैसे कि कैश को पकड़ लिया, अरे भैया कैश से पूछना है और कुछ नहीं करना, कैश से पूछो कि तू क्या हो रहा है, कैश से पूछो कि तू क्या हो रहा है। कैश कहता है मैं तो डेबिट हो रहा हूं, मैं तो डेबिट हो रहा हूं। तो एक बात समझ आई कि कैश की डेबिट साइड में जाना चाहिए, समझ आई मेरी बात। कैश से पूछा तू क्या हो रहा है, तो क्या बोला कि मैं डेबिट हो रहा हूं। अरे भैया तू डेबिट हो रहा है तो कैश की डेबिट में जाएगा, नाम आएगा दूसरे अकाउंट को, दूसरा अकाउंट कौन है, बैंक। नहीं समझे, देखो कैश की डेबिट में जाएगा, कैश की डेबिट में जाएगा, 5,000 जाएगा, नाम दूसरे खाते का आएगा, दूसरा खाता कौन है, बैंक अकाउंट है, दूसरा खाता कौन है, बैंक अकाउंट है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब दूसरे से पूछो, अरे भैया तू भी बता बैंक की तेरे साथ क्या हुआ, बैंक से पूछो, सिर्फ बैंक से, कैश को मत देखो, बैंक से पूछो, बैंक तू क्या हो रहा है, कहता है सर मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। बैंक से पूछो तू क्या हो रहा है, मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। अरे बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक की क्रेडिट साइड में, बैंक की क्रेडिट साइड में नाम दूसरे का, दूसरा कौन है, कैश है। फिर से बैंक तू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा हूं, तो बैंक की
क्रेडिट साइड में, बैंक की क्रेडिट साइड में नाम दूसरे का बाय कैश अकाउंट, कितना 5,000 बैंक में, ये ध्यान रखना बैंक की क्रेडिट। आई बात समझ? तो बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन होती है दैट इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इन्हें हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री, प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं प्यार से, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सी विच मीन्स कॉन्ट्रा। ठीक है, कि ये एक दूसरे की कॉन्ट्रा एंट्रीज है, ये अच्छे से समझ लेना, बहुत कंफ्यूज करती हैं अदरवाइज। शाबाश। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, कहते हैं कि पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सैलरी दे दी कैश में, कैश की क्रेडिट में नाम आएगा सैलरी का, कैश की क्रेडिट में नाम आएगा सैलरी का, तो लिखेंगे बाय सैलरी, कैश की क्रेडिट में नाम आएगा सैलरी का। ठीक है जी, ओके ओके ओके। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम, 8,000। ये भी बड़ी शानदार ट्रांजैक्शन है। कहते हैं सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम, ध्यान से सुनना। आपने गुड्स बेचे कैसे? कैश में। आपने गुड्स बेचे कैसे? कैश में। तो आपने क्या ट्रांजैक्शन करी होगी? पास एंट्री क्या पास की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ के ना? 8,000 8,000। मैं हर तरीके की ट्रांजैक्शन उठाकर ले आया हूं आज। आपने जैसे ही गुड्स बेचे कैश में, तो आपने ट्रांजैक्शन क्या पास करी जरा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन उसी टाइम आपने बैंक द सेम, बैंक द सेम का मतलब है जो 8,000 है बैंक में बेच दिया, तो दूसरी एंट्री क्या करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी समय दूसरी एंट्री क्या पास करी बेटा आपने? बैंक में कैश को भेज दिया। अब दोनों ट्रांजैक्शंस मुझे शो करनी है, दोनों ट्रांजैक्शंस शो करनी है। तो कैश टू सेल्स के लिए हम क्या करेंगे? कैश की डेबिट साइड में नाम आएगा सेल्स का। कैश टू सेल्स के लिए क्या करोगे? कैश की डेबिट में, कैश की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का। लिखें जरा, कैश की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का, कितना है? 8,000। ये तो समझ आता है। दूसरी ट्रांजैक्शन का क्या होगा भैया, ये बताओ ना। दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, बैंक टू कैश 8,000, तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बैंक से पूछो, बैंक तू क्या हो रहा है? मैं डेबिट हो रहा हूं। बैंक तू क्या हो रहा है? मैं डेबिट हो रहा हूं। तो बैंक की डेबिट में नाम किसका? कैश का। बैंक की डेबिट में नाम किसका? कैश का। कितने से? 8,000 से। आई बात समझ? फिर पूछो कैश से कि भैया तू क्या हो रहा है? फिर पूछो कैश से, तू क्या हो रहा है? मैं क्रेडिट हो रहा हूं। कैश तू क्या हो रहा है? मैं क्रेडिट हो रहा हूं। तो कैश की क्रेडिट में, तो कैश की क्रेडिट में नाम किसका? दूसरे का, दैट इज बैंक। तो कैश की क्रेडिट में नाम लिखोगे बैंक का, कैश की क्रेडिट में नाम लिखोगे बैंक का। कितना है? 8,000। ये भी क्या हुई राजे? कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या लिखा मैंने, चमका दिया इसके आगे सी। समझे? समझे? चलो लास्ट, पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट दे दिया तो रेंट टू बैंक, रेंट टू बैंक। तो बैंक की क्रेडिट में नाम लिख दो रेंट का, बाय रेंट अकाउंट 1,000। ठीक है जी, समझ में आया सवाल? पहले यहां तक एक बार रीड करो एक एक ट्रांजेक्शन को, कोई भी दिक्कत है तो अपने आप से पूछो, उसको सही करो। क्वेश्चन था ये वाला, सॉल्यूशन किया हमने ये वाला। अब इसका करते हैं रैप अप, दैट इज टोटल। टोटल देखो कैसे होते हैं। टोटल हम करेंगे बैंक का, कैश का, बैंक का, कैश का। कैश का डेबिट हमेशा क्रेडिट से बड़ा होता है, उसकी चिंता नहीं है। तो टोटल करें 8 5 13 और 5 18,000। तो इधर भी होगा सर 18,000। राजे 18,000 में से माइनस कर 8,000 बचा 10,000, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आया? तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आया? 3,000 कैश का। दिस इज माई बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश का आया 3,000। बैंक का देखो
ओ माय गॉड, बहुत। बैंक का भी रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है ना, 50,000 तो एक ही आ ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है। ये हुआ 8 और 6 14,000 और 5 19,000 और 50 69,000, 69 और 7 हुए 70 76 86 86 500। इसका भी बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, कितना आएगा? हाँ, 5 और 6,500 गए तो 80,000, 80 में से 12 गए तो 68,000। एक बार ये वाली कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लेना, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में कर दी है। तो जो भी हो, अगर कुछ गलत बलत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पिन कर दूंगा, है ना, तुम्हें मौका मिल जाएगा ऊपर ऊपर दिखने का। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज माय डबल कॉलम कैश बुक। एक ही सवाल पे नहीं रुकेंगे बेटा जी, अभी एक और सवाल करेंगे इसका, क्योंकि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हमारे पास है पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं फिर से जल्दी से। तो सबसे पहले उसने बोला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस शुरू करा कैश के साथ 50,000, तो एंट्री क्या बनती है? कैश टू कैपिटल। तो कैश की डेबिट साइड में, कैश की डेबिट साइड में नाम आएगा कैपिटल का, तो हम लिखते हैं कैश की डेबिट साइड में नाम लिखते हैं कैपिटल का। सो टू कैपिटल अकाउंट कितना है? 50,000, 50,000। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। आपने कैश को डिपॉजिट करवाया बैंक में। जब आपने कैश को डिपॉजिट करवाया बैंक में तो क्या हुआ? बैंक इंक्रीज हो गया, कैश रिड्यूस हो गया। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक की डेबिट में नाम कैश का, बैंक की डेबिट में नाम कैश का। जल्दी से देखते हैं क्या लिखेंगे। बैंक की डेबिट में नाम कैश का, बैंक की डेबिट में मतलब बैंक कॉलम में लिखोगे, और कैश की क्रेडिट में नाम बैंक का, क्योंकि एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट में नाम आएगा बेटा जी किसका? बैंक का, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये भी मेरी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट है मेरे पास परचेज्ड गुड्स इन कैश 5,000। 5,000 की गुड्स खरीदे कैश में, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का। सो कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का, कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का। कितने के हैं? 3,000 के हैं, 5,000 के हैं? 5,000 के हैं। तो कैश की क्रेडिट में नाम परचेसेस का। ठीक है, अगला कहता है पेड वेजेस। कुछ नहीं बोला, पेड वेजेस आप क्या मान के चलोगे? कैश में दिए हैं। तो पेड वेजेस के लिए आप क्या लिखोगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का, कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का, बाय वेजेस 500। फिर है मेरे पास कैश सेल्स 2,000। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश की डेबिट में नाम किसका? सेल्स का। तो कैश की डेबिट में नाम किसका? सेल्स का। कैश की डेबिट में नाम किसका? सेल्स का। कैश की डेबिट मतलब कैश कॉलम में 2,000। सॉर्टेड है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, अरे हलवा हलवा ट्रांजेक्शन है, कुछ मुश्किल ना हो भाई। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। 6,000 के गुड्स बेच दिए कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस टू कैश। कैश रिड्यूस हो रहा है तो कैश की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा परचेजेस का। कैश की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा परचेजेस का 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 के हमने गुड्स परचेज कर लिए। फिर कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट 400। नाइस एंट्री है। कहते हैं आपने गुड्स बेचे 4,000 के। ध्यान रखना, ये गुड्स की कॉस्टिंग है 4,000। पैसे कितने रिसीव होंगे? देखो उसने कहा कि सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400। 4,000 का गुड्स की कीमत है, 400 का डिस्काउंट दिया, तो तुम्हें कितना मिल रहा है? 3,600 रुपए। ये ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगता है ये 4,000 मिला, नहीं,
4000 के गुड्स है। कई बार क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि रिसीव्ड अ चेक ऑफ 4000 एंड अलाउड 400 रुपए डिस्काउंट, तो वहां पे आपको 4000 ही मिले क्योंकि चेक 4000 का आया। लेकिन यहां पर क्या बोला, सोल्ड गुड्स ऑफ 4000, गुड्स 4000 के हैं लेकिन फिर 400 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास चेक कितने का आया मेरे बेटा, 3600 का। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का, बैंक की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का 3600, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक, कोई एडवांस में आपके पास चेक आया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम अमित। वो डिपेंड करेगा कि चेक उसी टाइम डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए। क्या इस चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, इस चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, इस चेक के बारे में बेटा कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी किसी चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन सेम क्वेश्चन में नहीं होती तो इसका मतलब उसी टाइम आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था, तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम अमित। अगर इसी चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन होती तो इसकी एंट्री क्या होती, जो समझदार बच्चा है वो कमेंट में बता कर जाएगा कि अगर ये रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक लिखा होता और यहां कहीं दिया होता कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहां पर एंट्री क्या होती, किस बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में बताना। अभी क्या होगी, बैंक टू एडवांस, तो बैंक की डेबिट में नाम आएगा एडवांस फ्रॉम अमित, बैंक की डेबिट में नाम आएगा एडवांस फ्रॉम अमित। तो बेटा आपको कितना रिसीव हो रहा है, 6000 रुपए। तो बैंक कॉलम में आप लिखोगे 6000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पेड टू भास्कर, भास्कर को पैसे दे दिए 2800, कुछ नहीं बोला तो कैश दिया, तो क्रेडिट साइड में कैश की नाम आएगा भास्कर का, बाय भास्कर, बाय भास्कर, कैश की क्रेडिट में 2800। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिसीव्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं करते हो क्योंकि कैश नहीं मिलता है यहाँ पर, या कैश पे करते हो तो ये कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, आपने कंचन से 10,000 के गुड्स लिए, कुछ नहीं बोला, कैश पेमेंट करी या बैंक करी, तो क्या मानोगे, सर नाम लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कंचन, सिर्फ नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू कंचन, कैश का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, तो कैश बुक में जाएगा ही नहीं, ये खास है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये कैश बुक में जाएगा ही नहीं। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, कहते हैं कि गुड्स थे उसको डिस्ट्रॉय हो गए और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने मान भी लिया कि हम इसका क्लेम देंगे, लेकिन क्या इस समय तो कोई कैश रिसीव हुआ, नहीं हुआ, तो कैश बुक में नहीं है, बस सिंपल है। तो ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में नहीं जाएगी जब तक कोई कैश या बैंक में रिसिप्ट पेमेंट नहीं होती। फिर कहते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, हाँ जी भैया, अब चेक आ गया है, अब चेक आ गया है, तो अब आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने का आएगा, सर 10,000 का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया था तो 10,000 ही आएंगे। तो बैंक की डेबिट में नाम ट्रांसपोर्ट कंपनी, बैंक की डेबिट में नाम ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने का चेक आया आपके पास, 10,000 का चेक आया, तो आप क्या करोगे, 10,000 डेबिट कर दोगे। आगे देखते हैं। देन मुझे बोलता है विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रू करवाए, बैंक से विड्रू कराने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रू करवाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फिर कैश से पूछो तू क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा हूं, तो कैश की डेबिट में कितना पैसा आएगा, 5,000, नाम आएगा बैंक का, कैश की डेबिट में कितना आएगा, 5,000, नाम किसका आएगा, बैंक का, कॉन्ट्रा एंट्री है। पूरी ट्रांजैक्शन क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का, बैंक की क्रेडिट में आएगा 5,000
नाम किसका आएगा? कैश का, बाय कैश अकाउंट। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई कहानी? जल्दी बताइएगा। शाबाश। चलो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक हुआ सर। आगे देखें। इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स। हमने चेक दिया एज एन एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स। हमने चेक दिया ग्रैंड मशीन्स को। अरे ग्रैंड मशीन्स को चेक दिया तो आपका बैंक रिड्यूस हो गया, एंट्री बनेगी ग्रैंड मशीन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक की क्रेडिट में ग्रैंड मशीन्स का नाम और 50,000। बैंक की क्रेडिट में बाय ग्रैंड मशीन्स 50,000। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ। आपको क्या करना है? डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। अब तो डिफिकल्ट नहीं लगाना ये वाला सवाल करके, अब बना लोगे हर तरीके के क्वेश्चन। चलो, अब हमें इसका टोटल करना है, बैलेंस निकालना है। निकाले, देखो इसका डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से, 55 और 2 57। 57 में से ये सब माइनस करें। 57 में से ये सब माइनस करें। 20 5 25, 25 और 6 31, 31,000 माइनस 500 माइनस 2800, तो 22,700। तो कैश का बैलेंस कितना बचा बेटा? 22,700 बाय बैलेंस सीडी। बैंक का भी इधर ही उधर ज्यादा है बैंक का, है ना? 50 और 5 55, उधर ज्यादा है। बैंक के साथ ये हो सकता है कि पेमेंट बैंक से ज्यादा कर दी, रिसिप्ट कम हुई। क्यों? क्योंकि बैंक का क्या होता है कि बैंक से ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कि बैंक आपको कह देते हैं कोई नहीं कर दी पेमेंट, हम दे देते हैं पैसे, क्योंकि आप पुराने कस्टमर हो। तो बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वो शुरू वाले का 5वां पॉइंट की बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है राजे? डेबिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक में जितने पैसे हो उससे ज्यादा विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हो आप, बैंक खुद से पे कर देता है। ठीक, तो ये आया हमारे पास 55,000 माइनस 20,000 माइनस 3600 माइनस 6 और 10 16,000। दिस इज 15,400। 15,400। दिस इज 55,000 एंड दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी। तो बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है, कैश का हमेशा उधर ही आएगा। सो दिस इज माय डबल कॉलम कैश बुक का फाइनल सवाल। अब चलते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पे, दैट इज माय पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक बहुत कम सिखाई जाती है, लेकिन सीख लो, पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं। देखो पैटी कैश बुक होती क्या? पैटी कैश बुक होती है बेटा, पैटी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, स्मॉल खर्चे। क्या होता है कि अब मेरी कैश बुक बना रहा हूं मैं यार, है ना, कैश की सारी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, बैंक की सारी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, और ना कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे समोसे मंगवा लिए 20 रुपए के, चाय मंगवा ली 40 रुपए की, कोई कुछ मंगवा लिया, कुछ मंगवा लिया, छोटे मोटे खर्चे। तो मैं कहता हूँ मैं मेन कैशियर हूँ, वाई द हेल मैं सारा रिकॉर्ड रखूं? तो मैं कहता हूँ भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा इतना। छोटे मोटे खर्चे के लिए मैंने एक छोटे कैशियर को, एक तरीके से पैटी कैशियर को अपने पास रख लिया, और उस भाई को बोला देख मैं तेरे को हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए दे दूंगा, महीना खत्म हो जाए, सारे छोटे मोटे खर्चे कर दियो, हिसाब लेके महीने के एंड पे आ जाइयो कि सर जी मेरा तो 6,000 खर्चा हुआ, मैं तेरे को 6,000 और पकड़ा दूंगा, कि तेरी जेब में मैं हर महीने के एंड पे 10,000 पूरे कर दूंगा। नहीं समझ रही? आपको मैंने आज 10,000 दे दिए, आप पूरा महीना खर्चा करो, जो खर्चा हुआ उतना पैसा मैं आपको महीने के एंड पे दे दूं, आपके पास फिर से 10,000 पूरे हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसे? इम्प्रेस्ड सिस्टम। सो जो पैटी कैश बुक होती है वो एक सिस्टम के ऊपर बनती है, और उस सिस्टम का नाम होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है बेटा जी कि हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ डेजिग्नेटेड पीरियड, डेजिग्नेट किया जितना हमने पीरियड की, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीना, डेजिग्नेटेड पीरियड
पैटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड। पैटी कैशियर को मैं क्या कर देता हूँ मेरे बेटा, रीइंबर्स कर देता हूँ। रीइंबर्स का मतलब होता है कि मैं उसको पैसा जितना उसने खर्चा करा उसकी रीइंबर्समेंट दे देता हूँ, उसे कहता हूँ ये तू वापस ले ले। रीइंबर्स एट द एंड ऑफ डेजिग्नेटेड पीरियड पैटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड बाय मेन कैशियर। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई कहानी? तो इसकी कैश बुक बनती कैसे है, पैटी कैश बुक, अभी आपको सिखाता हूं। हम जो सीखेंगे उसका नाम होगा एनालिटिकल पैटी कैश बुक, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत सारे एनालिसिस कर पाओगे। हम क्या सीखेंगे? एनालिटिकल पैटी कैश बुक, जिसके अंदर बहुत सारे एनालिसिस हो पाएंगे। कि हम क्या करते हैं कि कॉलम्स बना देते हैं कि भैया पोस्टेज का खर्चा है तो एक ही कॉलम में आएगा, स्टेशनरी का है तो एक में ही, और स्टेशनरी तो पोस्टेज एक ही चीज होती है। अरे मान लो कन्वेयंस का है या कोई भी है, लेबर का खर्चा है, तो वो वहां पर चले जाएंगे। दिखाऊं कैसे बनता है? देखो, ये होता है पैटी कैश बुक का आपका फॉर्मेट। यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है? यहाँ पर आता है बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा अतरंगी फॉर्मेट होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम दो बार नहीं लिखते। डेबिट क्रेडिट की साइड्स को, मतलब डेट और पर्टिकुलर्स दो बार नहीं आता। जैसे हम नॉर्मल कैश बुक देखते हो या प्लेजर अकाउंट्स देखते हो, वहां पे डेट और पर्टिकुलर्स दो बार आते हैं, डेबिट में अलग, क्रेडिट में अलग। यहाँ पर एक ही बार आता है। एक ही बार डेट, एक ही बार पर्टिकुलर्स। कहते हैं डेबिट की आइटम्स का अमाउंट यहाँ लिख देना, क्रेडिट की आइटम्स का अमाउंट यहाँ लिख देना, है ना, इसको बीच में लिख लो। कितनी सही बात है। तो इस तरीके से बनती है। ये जो बाकी के कॉलम्स है, ये है कि सेपरेट करने के लिए। एनालिटिकल कैश बुक है ना, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, तो एनालिसिस करने के लिए कि जो स्टेशनरी के सारे खर्चे एक जगह डाल देंगे, कन्वेयंस के एक जगह डाल देंगे, वेजेस के एक जगह डाल देंगे, और जो बाकी बच गए मिसलेनियस उसका आखिरी कॉलम छोड़ देंगे। तो आखिरी कॉलम इज ऑलवेज सन्ड्री, या मैं कहूं मिसलेनियस। ये अपनी मर्जी के आप बना सकते हो, दो तीन अपनी मर्जी के बना देना। चलो सवाल देखते हैं जल्दी से। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑफ मैसर्स अजय एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 यूजिंग एनालिटिकल कॉलम फॉर द फॉलोइंग हेड्स। इसने बता दिया कि आपको ये कॉलम्स रखने हैं। कहता है कि एक पोस्टेज रखना है, कन्वेयंस रखना है, एक स्टेशनरी रखना, रिफ्रेशमेंट रखना, मिसलेनियस रखना। हम पे इतनी जगह नहीं है तो हम कम बनाते हैं, एक कन्वेयंस का बनाते हैं, एक स्टेशनरी का बनाते हैं, ठीक है, स्टेशनरी का बनाते हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज स्टेशनरी में ही आता है, ये पागल हो गया है। वैसे अलग भी लिख सकते हो, कोई नहीं। हाँ वो पोस्टेज आती है, क्या कहते हैं, स्टैम्प्स आती है, कोई नहीं। स्टेशनरी कोई नहीं, और पोस्टेज को बना देते हैं एक, और कन्वेयंस, मिसलेनियस का हमने बनाई रखा है। वैसे क्वेश्चन कभी आपको बोलता नहीं कि ये कॉलम बनाओ, तो इसीलिए लिखा हुआ है ऐसे ही है। कहता है पेटी कैशियर इज गिवन 2000 और 1 अप्रैल 2025 अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब पता है ना कि जैसे ही मंथ एंड होगा तो आपको 2000 पूरे कर देने हैं। तो आपने क्या करना है, पेटी कैशियर को 2000 देने हैं 1 अप्रैल 2025 को, फिर सारे खर्चे करवाने हैं 1 अप्रैल 2025 को। एक अप्रैल 2025 को, 2025 अप्रैल 1। जब पैसा आता है डेबिट साइड में तो 2 लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट 2000। डेबिट साइड ये है मेरी, ठीक है, कैश आया। डेबिट साइड में आता है कैश, कैश कम होता है तो क्रेडिट साइड से होता है, तो कम होने वाली सारी चीजें भी यही आएंगी, उनके आगे बाय लग जाएगा। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले 1 अप्रैल को हमने बॉट एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स 80 रुपए के, तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल को बाय एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स 80 रुपए। अभी 80 असाइन कर दो, किस चीज के हैं, पोस्टेज के हैं 80 रुपए, 80 रुपए यहां लिख दो, ठीक। पेड ऑटो फेयर 50 रुपए का, तो आप लिखोगे बाय ऑटो फेयर, या आप इसको कन्वेंस भी लिख सकते हो। अरे यहां तो लिखना ही है, कितना है, 50 रुपए 20 रुपए है, 50 रुपए है, तो 50 रुपए आपने ऑटो फेयर दिया 50, और कन्वेंस में लिख दोगे 50। समझ में आ रही है? जिसका कॉलम है अमाउंट के नीचे लिखना ही है, और फिर जो कॉलम है वहां लिखना है। आगे कहता है परचेज पेन एंड नोटबुक 120, तो आप लिखोगे बाय स्टेशनरी 120, स्टेशनरी के कॉलम में 120। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेड फॉर टी एंड स्नैक्स 60 रुपए का, तो रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, आप लिखोगे बाय रिफ्रेशमेंट
सबसे आसान सवाल होता है और 6 नंबर का दे देते हैं टीचर। रिफ्रेशमेंट का कॉलम तुमने बनाया नहीं तो सेंट्री में डाल दो, ठीक है। फिर आता है आपके पास पेड कुरियर चार्जेस 100 रुपए के, तो आप लिखो पोस्टेज का खर्चा है या कुरियर लिख दो, कोई बात नहीं। बाय कुरियर 60 रुपए का, कुरियर के अंदर लिख दो, पोस्टेज में लिख दो 60 रुपए, ठीक है जी। देन वी हैव बस फेयर पेड टू स्टाफ मेंबर 40 रुपए, 40 रुपए का आपने बस फेयर दे दिया। बाय कन्वेयंस 40 रुपए, 40 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। इस तरीके से हर चीज लिख दोगे, बहुत आसान होती है। जो कि समझने वाली चीज होती है एंडिंग कैसे करनी है, तो मैं आपको यहीं पे एंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मेरे लिए इतनी ही ट्रांजेक्शंस है, लेकिन आपने सारी करनी है। अब देखो एंडिंग आप करोगे कैसे, आप इसको इस तरीके से एंड करोगे, एकदम एकदम रट्टा मार लेना, अदरवाइज ना टीचर अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर काट लेंगे सिर्फ एंडिंग गलत होने के। देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा डैश लगाएंगे, हम बोलेंगे टोटल कितना हुआ, तो 80, 50, 130 और 120, 250, 250 और ये 100, 350, 410, हम कहेंगे 410 टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट हुई कितनी, 410। ठीक, कितने तुम्हारे पास 2000, टोटल पेमेंट हुई कितनी बेटा, 410। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये मंथ एंड पे, जैसे कि अप्रैल चल रहा है तो हम कहेंगे अप्रैल 30 पे, बाय बैलेंस सीडी। टोटल 2000 थे जिसमें से 410 आपने खर्च दिए, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, 1590। हाँ कि ना, 1590 बैलेंस कैरी डाउन है, 1590। मंथ एंड पे कैशियर क्या करेगा, आपको जितना आपने खर्चा किया उतना दे देगा, 410 आपको दे देगा, 410 आपको देगा इसी तारीख को, तो क्या लिखेगा वो, टू कैश अकाउंट। आपके पास तो कैश आया, कितना आया, 410 आएगा किधर से, इधर से, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले अरे बाबू भाई 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 टोटल कर लो, पहले पहले मंथ एंड हो गया ना, मंथ एंड में टोटल तो करें, ये टोटल करो यहाँ पे 2000, यहाँ भी आप टोटल करोगे 2000, तभी तो बैलेंस कैरी डाउन आया था तुम्हारा, ठीक है। 2000 करने के बाद अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है अप्रैल के बाद मई 1 को कि टू बैलेंस बीडी, सर की बैलेंस कैरी डाउन था 1590, तो ब्रॉड डाउन आया 1590, और अब कैशियर कितना देगा आपको, 410 रुपए और दे देगा, क्योंकि आपके 2000 पूरे करने हैं। तो इसी तारीख को आप लिखोगे टू कैश अकाउंट कितना, 410 रुपए, बस यहां पर आप छोड़ दोगे कि ये 2000 फिर से पूरे हो गए। अब मई के खर्चे सारे कर दिए जाएंगे, फिर लास्ट में ऐसे बैलेंस लिखा जाएगा, वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा, और फिर और कैश आ जाएगा, 2000 पूरे हो जाएंगे। दिस इज हाउ ये आपकी पैटी कैश बुक की एंडिंग होनी चाहिए। अगर 6 नंबर का सवाल है तो 2 से 3 नंबर इसी एंडिंग के हैं, प्लीज आप इसको रट्टा मार लो चाहे, लेकिन गलत मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्टली टीचर्स आपसे पैटी कैश बुक पूछते ही पूछते, क्योंकि उनको होता है बच्चा ये क्वेश्चन तो ठीक कर दे, कम से कम पास होने का जुगाड़ तो बनेगा उसका, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा कैश बुक का वन शॉट लेक्चर खत्म, जहां पर हमने बहुत अच्छे से सारे के सारे तरीके के सवाल कर लिए हैं। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के साथ, तो अब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्लास 11th को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यही सारा आपका बेस है जो 12th में काम आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।